Hello everyone to my YouTube family. I hope all are good and fine and watching my videos regularly. Okay, and they are also beneficial for class 10 students. So our today's topic will be transportation, which is our topic 4 of chapter 6, that is life processes. So those who have not seen our earlier 3 topics, please see, otherwise you will not understand this topic. So now let's start our today's topic. Okay, so all are you ready? Okay, so today's topic is transportation. First we will discuss that is transportation in human beings. Human beings में transportation कैसे होता है उसको हम read out करेंगे. Okay, so we have seen in previous sections that blood transports food, oxygen and waste materials in our bodies. कि जो ब्लड होता है वो हमारा फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है और जो हमारे वेस्ट मटेरियल है बॉडी को उसको भी ट्रांसपोर्ट करता है, मीन्स उसको बाहर निकालने का काम करता है. सो इन क्लास 9th वी हैव लर्नड अबाउट ब्लड. ब्लड कौन सा टिश्यू होता है? एक पार्ट होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का. ठीक है. सो ब्लड में क्या क्या होता है? ब्लड में एक फ्लूइड मीडियम होता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, जिसके अंदर जो सेल्स होती हैं वो सस्पेंडेड रहती हैं, मीन्स धसी हुई रहती हैं. एक प्लाज्मा फ्लूइड सब्सटेंस है, उसके अंदर सेल्स धसी हुई रहती है. फॉर एग्जांपल अपन समझे कि जैसे वाटरमेलन होता है तो उसका जो रेड पार्ट होता है उसके अंदर जो हमारे ब्लैक कलर के जो सीड्स हैं उसके जो बीज हैं वो धसे हुए रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं. सेम वैसे तो जो ब्लैक बीज है उनको तो हम सेल्स कंसिडर कर सकते हैं और जो वाटरमेलन का जो फ्लूइड पार्ट है, लिक्विड पार्ट है, उसको हम प्लाज्मा कंसिडर कर सकते हैं. प्लाज्मा क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा है कि वो ये ब्लड जो है वो तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है. ठीक है. और जो प्लाज्मा है वो कार्बन डाइऑक्साइड का करता है. और जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उनको डिज़ोल्व्ड फॉर्म में, मीन्स वो किसी में लिक्विड में डिज़ोल्व करके फिर बॉडी से बाहर रिमूव करता है. ऑक्सीजन कैरिड होती है रेड ब्लड सेल, जिन्हें हम आरबीसीज कहते हैं. उनके हेल्प से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ऑक्सीजन कैरिड की जाती है. बाकी की जो सब्सटेंस है जैसे कि सॉल्ट हो गया उसका भी हम ब्लड की हेल्प से ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं. तो हमें एक पंपिंग ऑर्गन की ज़रूरत होती है. पंपिंग ऑर्गन कौन है? हमारा हार्ट, जो कि हमारा ब्लड को पुश करता है बॉडी के अंदर. और बहुत सारी नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होती हैं जिनकी हेल्प से और टू रीच ऑल द टिश्यूज़, ताकि वो एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स की हेल्प से हम सभी टिश्यूज़ तक उस ब्लड को पंप कर सकते हैं. एंड अ सिस्टम इन प्लेस टू एंश्योर दैट दिस सिस्टम कैन बी रिपेयर्ड इफ़ डैमेज. और हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये जो नेटवर्क है ये हम इसको टाइम टाइम पे रिपेयर कर सकें. कैन भी हो सकता है अगर वो डैमेज हो जाए, अगर कहीं से उसके कुछ टिश्यूज़ में डैमेज आ जाए या कुछ, तो हम उसको इजीली रिपेयर कर सकें. ओके. अब देखिए पंपिंग करने का काम अभी हमने बताया था कौन करता है? हार्ट. हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि एक एज बिग एज आर फीस्ट मतलब हमारी जो इस तरह से जो मुट्ठी होती है, ओके, इस तरह से उस फीस्ट के जितना बड़ा है. बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड. ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्टेशन करना है हमें और कार्बन डाइऑक्साइड का भी. ठीक है, ब्लड से. तो जो हार्ट होता है उसके अंदर अलग अलग चैम्बर्स बने होते हैं जिसकी हेल्प से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का मिक्सिंग नहीं हो सके, दोनों मिक्स ना हो जाए. तो इसी वजह से उसमें अलग अलग चैम्बर्स बने होते हैं. आपको पता भी होगा कि अपना जो हार्ट होता है, देखिए अपने हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर. 1 चैम्बर, 2nd चैम्बर, 3rd चैम्बर, 4th चैम्बर. तो इस तरह से 4 चैम्बर्स होता है. इसीलिए हमारे हार्ट को 4 चैम्बर्ड हार्ट बोला जाता है. या हमारी बॉडी में कितना चैम्बर्ड हार्ट होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट्स होते हैं. ओके, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं. सो द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड. तो उसके लिए क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है उसको कहाँ तक पहुँचना होता है? लंग्स
किसके लिए? ताकि वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिमूव कर सकें और जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फ्रॉम द लंग्स से हैज़ टू बी ब्रॉट बैक, लंग्स से वापस लेकर आया जाया जाता है कहाँ पे? हार्ट में। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा गंदा ख़राब ब्लड है, मीन्स जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो मिक्स है, उसको तो हमें क्या करना है, उसको तो हमें लंग्स में पहुंचाना है। ठीक है, कहाँ से? हार्ट से। और जो हमारा लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको हमें कहाँ लेके आना है? हार्ट में लेके आना है। ये जो ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड है फिर इसको हम पंप करके बाकी की बॉडी पार्ट्स में यहाँ से भेज देंगे, यहाँ से उसको ट्रांसफ़र कर देंगे, ट्रांसपोर्ट कर देंगे। ओके, सो इसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो उसमें क्या होता है, आप देखिए यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है लंग से, वो आएगा एक थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट। अपर जो चैम्बर होता है हार्ट से, वहाँ से तो यहाँ से क्या होगा, जो थिन वॉल्ड है अपर चैम्बर ऑफ हार्ट से लेफ्ट मीन्स लेफ्ट एट्रियम से, लेफ्ट एट्रियम से कैसा ब्लड आ रहा है हमारा? ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड आ रहा है लंग से। कहाँ पे आएगा? हार्ट में। जैसे इसमें देखिए आप डायग्राम में कि ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है, तो यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये इसमें हमारे हार्ट में एंटर हो रहा है। कहाँ से आ रहा है? लंग से आ रहा है। ओके, लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस, क्योंकि अब आप समझिए कि जब ब्लड आ रहा है तो ये रिलैक्स करेगा। रिलैक्स क्यों करेगा? ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, ये यहाँ से इसको एक्सपैंड हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, है ना, फैल जाएगा, ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा जो प्योर ब्लड है वो आ सके। ओके, तो यहाँ से रिलैक्स हो जाएगा जब ये इस ब्लड को कलेक्ट करेगा। फिर उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्यों करेगा कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि ये नेक्स्ट चैम्बर में जाना है। कौन से चैम्बर में? दैट इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ से नीचे आना है, तो नीचे आएगा तो ये अब यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ जाएगा, ताकि ज़्यादा अमाउंट में जो यहाँ से ब्लड है वो नीचे तक नहीं जा सके। इसलिए बाय द नेक्स्ट चैम्बर रिलैक्सेस सो दैट द ब्लड इज़ ट्रांसफर टू इट, ताकि धीरे 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 ये फैल जाएगा, ताकि इसके अंदर यहाँ पे जो ब्लड का ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफ़र है, वो ईजिली हो जाए। When the muscular left ventricle contracts in its turn, the blood is pumped out to the body. अब क्या होगा, जब ये मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट, फिर ये अभी रिलैक्स हुआ था, अब ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उससे क्या होगा, जो हमारा ब्लड पंप हुआ है वो कहाँ चला जाएगा? पम्प्ड आउट टू द बॉडी, बॉडी के अंदर चला जाएगा, क्योंकि ये अच्छा ब्लड है। तो अब इसको यहाँ से हम बाकी के बॉडी पार्ट्स में इसका यहाँ से सप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखेंगे, ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात हो गई। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो हमारी बॉडी में आए, कम्स फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से आ रहा है। कहाँ से? अपर चैम्बर। यहाँ से देखिए, यहाँ जो अपर चैम्बर है यहाँ से आएगा राइट एट्रियम से। यहाँ से जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो पूरी बॉडी पार्ट से इकट्ठा होके आया है, जो हम पूरी बॉडी पार्ट से इसको कलेक्ट करके लाए हैं, वो लाके हम इस राइट एट्रियम में छोड़ देंगे। ठीक है, एज इट रिलैक्सेस एज द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, अब ये राइट एट्रियम जैसे सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर, फिर ये नीचे वाले चैम्बर में आएगा जो कि कौन सा है? राइट वेंट्रिकल चैम्बर। डायलेट्स, द राइट वेंट्रिकल डायलेट्स, this transfers blood to the right ventricle which in turn pumps it to the lungs for oxygenation. अब यहाँ से ये ब्लड हार्ट में आ गया सारा डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ से इसको हमें ट्रांसफ़र करना है लंग्स के अंदर। लंग्स में इसलिए करना है ताकि वहाँ से वापस से वो ऑक्सीजनेटेड होके, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होके, फिर उसमें ऑक्सीजन मिक्स होके वापस से वो हमारे लेफ़्ट एट्रियम में आ जाए। ये प्रोसेस चलता रहता है। तो हमने इसमें लेफ़्ट एट्रियम का भी यूज़ किया, लेफ़्ट वेंट्रिकल का भी, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। इसीलिए हमारे ब्लड को 4 चैम्बर्ड हार्ट बोला जाता है। ये वाला पोर्शन तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए था, इधर वाला लेफ्ट जो पोर्शन था वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए था। ओके, सो वेंट्रिकल्स हैव टू पम्प ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स, दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स। तो वेंट्रिकल को हमारे पूरे बॉडी पार्ट में सेंड करना है, क्योंकि ये कौन सा ब्लड लेके आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड। तो इसलिए इसकी जो वॉल्स होती हैं वो थिकर होती हैं, किसकी बजाय? दैन द एट्रिया डू, जो एट्रियम होता है उसके कंपैरिजन में जो वेंट्रिकल है उसकी थोड़ी सी वॉल जो होती है वो थोड़ी बड़ी होती है, थिक होती है। वॉल्स एंश्योर दैट, यहाँ एक बीच बीच में से वॉल लगे होते हैं इस तरह से, ठीक है, इनमें वॉल होते हैं।
वॉल, जैसे हमारे नल का वॉल होता है, तो इस वॉल का क्या काम है, इस वॉल का काम ये होता है कि जो ब्लड है, सपोज़ यहाँ से नीचे आ रहा था, कभी ये वापस से ऊपर ना चला जाए, ठीक है, बैकवर्ड ना चला जाए। जब एट्रिया वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जब ये सिकुड़ते हैं, तो कभी पीछे की तरफ वापस टर्न ना कर ले, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे कुछ वॉल्स लगे होते हैं, तो वो वॉल्स बंद हो जाते हैं जब यहाँ पे जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे हार्ट का, कि हार्ट हमारा कैसे पंप करता है ब्लड को, कैसे हमारा ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो कैसे सेपरेट होता है और कैसे हमारी बॉडी में एंटर करता है, कहाँ से, कौन से पार्ट से एंटर करता है, कौन से पार्ट से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करते हैं। तो ये सब हमने प्रोसेस देखा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के कॉन्सेप्ट से। तो आपको एक तो हार्ट का डायग्राम आना चाहिए बनाना, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह से एज इट इज़ प्रॉपर वे में आप इसको बना पाएँ, आप देख सकते हैं इसको यूट्यूब से या फिर जो इजी वे है उसकी हेल्प से। तो एक तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और एक आपको इसके बारे में शॉर्ट नोट पता होना चाहिए हार्ट के लिए, हार्ट के ऊपर। ओके, अब देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो एंटर करता है ब्लड इन द लंग्स। तो ऑक्सीजन एंटर्स कर रही है, एंटर्स द ब्लड को एंटर कर रही है लंग्स में। So the separation of the right side and the left side of the heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing. तो अभी हमने देखा था कि राइट साइड और लेफ़्ट साइड को दोनों को सेपरेट किया हुआ था, है ना, ये राइट ये लेफ़्ट, ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स नहीं हो सके। ओके, ऐसा जो सेपरेशन होता है जिसकी वजह से क्या होती है, हाई एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। तो इस सेपरेशन की वजह से ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो हाई अमाउंट में, अच्छी एफिशिएंट अमाउंट में हो सकती है। ये यूज़फुल होता है एनिमल्स के लिए भी, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड्स होती है, जैसे कि बर्ड्स एंड मैमल्स होते हैं, जिनको लगातार कॉन्स्टेंटली यूज़ करनी पड़ती है एनर्जी अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। एनिमल्स में that do not use energy for this purpose. The body temperature depends on the temperature in the environment. एनिमल्स में क्या होता है कि उनको एनर्जी की इस तरह से पर्पस नहीं होती, इस तरह से नीड नहीं होती, क्योंकि उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो एनवायरनमेंट का जो बॉडी टेम्परेचर उस पर डिपेंड करता है। जैसे एनवायरनमेंट का बॉडी टेम्परेचर रहता है उसके अकॉर्डिंग बॉडी अपने टेम्परेचर को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एडजस्ट कर लेती है। ऐसे एनिमल्स जैसे एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट है। अभी मैंने बताया था अपने में 4 चैम्बर्ड है, और जो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स होते हैं उनमें 3 चैम्बर्ड होता है। तो वो टॉलरेट कर सकते हैं कुछ मिक्सिंग, कुछ उनके बॉडी में मिक्सिंग हो सकती है ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम्स की, क्योंकि वो 3 चैम्बर्ड है। ओके, फिशेज़ ऑन द अदर हैंड उनमें सिर्फ 2 चैम्बर ही होते हैं। जो फिशेज़ होती हैं उनमें तो सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट्स होता है टू देयर हार्ट्स, एंड द ब्लड इज़ पम्प टू द गिल्स। और जो ब्लड है वो किसकी हेल्प से पंप किया जाता है, गिल्स की हेल्प से। वो ऑक्सीजनेटेड होता है यहाँ पे, और सीधा डायरेक्टली उसको रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स में पास किया जाता है। दस ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट। फिश, तो फिश में ब्लड कितनी बार जाता है, सिर्फ एक बार, पूरे साइकिल में एक साइकिल का पैसेज करता है। हमारी बॉडी में कितनी बार जाता है, या अभी आ गया देखिए यहाँ पे, कि उसी दूसरी अपोजिट साइड में अगर हम देखें तो इट गोज़ थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल। हर एक साइकिल में 2 बार जाता है अपने जैसे वर्टिब्रेट्स में और अदर एनिमल्स में। इसलिए हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको बोला जाता है डबल सर्कुलेशन। तो क्वेश्चन आ जाए डबल सर्कुलेशन, तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना है इसको, आपको बताना है कि कैसे हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो 2 बार जाता है। ठीक है, यहाँ पे फिशेस में 1 साइकिल कंप्लीट करता है, तो हमारी बॉडी में वो 2 साइकिल में 2 बार कंप्लीट होता है, तो इसलिए उसको डबल सर्कुलेशन कहा जाता है, बोला जाता है। ओके, ये टॉपिक कॉमन है, सबने सुन रखा है, जिसे हम बोलते हैं बीपी। ठीक है, ज़्यादातर जो 40 एज प्लस हो जाते हैं उनके आपने सुने होंगे अपने घर में, जैसे जो ओल्ड पीपल होते हैं, दादा दादी हो गए अपने, ठीक है, तो या फिर कोई रिलेटिव्स में किसी से सुना होगा कि बीपी हो रहा है। तो बीपी का मतलब क्या है, ब्लड प्रेशर। जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए तो ऐसे बोलते हैं ना कि आज तो नस फटने वाली है, या वॉल्स जो होती हैं, मीन्स उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लग जाता है, वो कॉन्ट्रैक्शन कर देती है बहुत ज़्यादा। ठीक है,
और तो दो तरह के होते हैं यहाँ पे ब्लड प्रेशर। एक तो प्रेशर जो है ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, जो मैंने आपको बताया अभी कि एक तो हमारा जब कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं वेन्स या आर्टरीज, तो उस टाइम पे जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है उसको तो हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और दूसरा जब वेंट्रिकुलर डायस्ट्रोल रिलैक्स कर रहा है उसको हम बोलते हैं डायस्ट्रोलिक प्रेशर। तो आपने ये भी सुना होगा कि बोलते हैं कि ऊपर की इतनी आ रही है, ऊपर की तो इतनी आ रही है बीपी, नीचे की इतनी आ रही है। उसका मतलब क्या होता है? ऊपर नीचे से नहीं होता, उसका मीन्स है कि और हमारा नॉर्मल बीपी कितना रहना चाहिए? 80 mmHg और 120 mmHg, ये नॉर्मल है। मीन्स इससे 1-2 नंबर तो आप वेरी कर सकते हैं, बाकी मेनली नॉर्मल इतना आपका बीपी, इतना ब्लड प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला ब्लड प्रेशर है 120, ये कौन सा होता है? ये हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है, मीन्स जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तब हमारा ये ब्लड प्रेशर होता है। और ये वाला होता है जब हमारा रिलैक्स कर रही होती हैं आर्टरीज डायस्ट्रोलिक प्रेशर में, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ याद रखनी है आपको कि कितना होना चाहिए आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर। दूसरा टर्म आपको याद रखना है कि ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, उसे बोलते हैं हम स्फेगमोमैनोमीटर, स्फेगमोमैनोमीटर, ठीक है। तो जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम हाइपरटेंशन के नाम से भी जानते हैं कि हाइपरटेंशन हो गया, और वो किसकी वजह से होता है? कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्ट्रियोल्स, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड फ्लो है उसको वो रेजिस्ट कर देता है, रोक, विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज रेजिस्टेंस, इंक्रीज मीन बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो हो नहीं पाता, उसको वो रोक देता है, ठीक है, जिसकी वजह से रप्चर ऑफ एन आर्टरी एंड इंटरनल ब्लीडिंग, जिसमें हमारी इंटरनल ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो सकती है जब बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाए। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा बीपी होने की वजह से भी इंसान की डेथ हो सकती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है ये चीज़, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द ट्यूब्स, मीन्स ब्लड वेसल्स। तो आर्टरीज जो होती हैं वो वेसल्स होती हैं जो कि क्या करती हैं? ब्लड को कैरी करती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो जो कैरी करने का काम करती है ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट से बाहर लेके जाने का, बाकी बॉडी पार्ट में, हार्ट से बाकी बॉडी पार्ट्स में जो ब्लड लेके जाएगी वो कौन लेके जाएगी? आर्टरीज। सिंस द ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट, जो ब्लड है वो कहाँ से इमर्ज होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है निकलना? हार्ट से। तो अंडर हाई प्रेशर, इसलिए जो आर्टरीज होती हैं वो कैसी होती हैं? थिक, मोटी होती हैं, और इलास्टिक वॉल्स होती हैं उनकी। थिक इसलिए होती हैं क्योंकि ये ब्लड ले जाने का काम करती हैं, ओके। जबकि उसी के अपोजिट अगर वेन्स देखें तो वेन्स जो है ब्लड को कलेक्ट करने का काम करती है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा पूरी बॉडी से, अलग अलग ऑर्गन से, तो उसको वापस से हार्ट में लेके आने का काम करती है। तो इसलिए इसको ज़्यादा थिक वॉल्स की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो ब्लड है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक अंडर प्रेशर में नहीं रहता, बल्कि उसके एक वॉल्स होते हैं जो कि इंश्योर करते हैं कि जो ब्लड है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में फ़्लो करेगा। हमने देखा था कि वॉल बंद हो जाते हैं कि एक डायरेक्शन में फ़्लो करेगा, कभी वो ब्लड जो है वो बैकवर्ड ना फ़्लो हो जाए, पीछे ना चला जाए। तो इसलिए जो वेन्स होती हैं वो इतने थिक नहीं होती कंपैरिजन टू आर्टरीज। ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यू, एक ऑर्गन या टिश्यू में पहुंचने के बाद जो आर्टरी है वो और छोटे छोटे वेसल्स में डिवाइड हो जाती है ताकि वो ब्लड को किसके कांटेक्ट में ला सके? ऑल द इंडिविजुअल सेल, इंडिविजुअल में खुद की सेल, हर एक सेल को वो अपने कांटेक्ट में ला सके। उसकी वजह से वो कोई भी एक ऑर्गन या टिश्यू में पहुंचने के बाद और छोटे छोटे वेसल्स में डिवाइड कर लेती है। सबसे छोटा वेसल्स have walls which are 1 cell thick and are called capillary। वो smallest vessel जिसमें walls होती हैं और जिसकी cell 1 होती है, 1 cell thick, उन्हें हम capillaries बोलते हैं। यहीं पे जो एक्सचेंज होता है मटेरियल का बिटवीन द ब्लड एंड द सराउंडिंग सेल्स टेक प्लेस। तो मटेरियल का एक्सचेंज भी होना ब्लड के बीच में, और जो सेल्स आसपास के सराउंड की हुई हैं वो इस थिन वॉल में ही होता है। कैपिलरीज फिर एक साथ ज्वाइन हो जाती हैं और मिलके क्या बना लेती हैं? वेन्स, जो कि ब्लड को अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू, जो ब्लड को लेके जाएंगी ऑर्गन या टिश्यू से दूर, मीन्स वापस से ब्लड को कहाँ लेके जाएंगी? वेन्स का काम क्या था?
वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करके हार्ट में लेके जाएंगी। तो ये ब्लड को अवे मीन्स ऑर्गन और टिश्यू से दूर लेके जा रही है, इनसे लेकर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो वापस से हार्ट में लेके जाएगी। ठीक है, तो ये काम था वेन्स का। प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? प्लेटलेट्स का आपने सुना भी होगा, फॉर एग्जांपल डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो रखी हैं, ठीक है, तो आपको ये लेने चाहिए या आपको ये सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। तो क्या होता है, व्हाट हैपन्स इफ़ द सिस्टम ऑफ ट्यूब डेवलप अ लीक, अगर ये कहीं से लीकेज हो जाए ये ट्यूब सिस्टम, तो आप सोचिए कि हमें इंजर्ड होगा और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो नेचुरली लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज़ टू बी मिनिमाइज। अब पूरा अगर ब्लड बॉडी से निकल जाएगा तो फिर इंसान तो बचेगा नहीं। तो उसके लिए क्या करना है, जो लॉस है आपका ब्लड का उसको कम करना है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि आपकी चोट लग गई, चोट लगने के बाद में कुछ टाइम बाद में वो ब्लड रुक जाता है किसी के, और किसी के वो कंटिन्यूसली फ्लो करता रहता है थोड़े टाइम तक। तो जिनके जल्दी रुक जाता है, इस मीन्स उनकी बॉडी में प्लेटलेट्स की जो अमाउंट है वो ठीक अच्छी सफिशिएंट अमाउंट में है और वो जल्दी से क्लॉट बना लेती हैं। अगर क्लॉट नहीं बनता इन इफ केस तो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा, तो सीवियर कई बार कंडीशंस भी हो जाती हैं। तो जो लीकेज है उसको लेड टू अ लॉस ऑफ प्रेशर विच वुड रिड्यूस द एफिशिएंसी। तो अगर जो लीकेज है वो क्या कर सकता है, आपके लॉस ऑफ प्रेशर को रिड्यूस कर सकता है, लॉस कर सकता है आपके प्रेशर का, और साथ में आपकी एफिशिएंसी को भी रिड्यूस, जो आपका पंपिंग सिस्टम की एफिशिएंसी है, तो उसको रोकने के लिए ब्लड में प्लेटलेट सेल्स होती हैं जो कि सर्कुलेट करे रखती है हमारी बॉडी में और प्लग करती हैं लीकेज को, हेल्पिंग द क्लॉट। मैंने समझाया ना अभी कि क्लॉट बना लेती हैं वो ब्लड का कोई भी पॉइंट ऑफ इंजरी पे। ठीक है, जैसे बोलते हैं कि कहीं चोट लगे तो घाव भरने चाहिए, जल्दी घाव, जिसकी बॉडी में जल्दी घाव भर गए इट मीन्स उसकी बॉडी में जो प्लेटलेट्स की अमाउंट है वो सफिशिएंट है या गुड अमाउंट में है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो मेन रोल क्या है प्लेटलेट्स का, कि वो क्लॉटिंग में हेल्प कर देती है। कोई भी इंजरी के वक्त अगर सपोज ब्लड के जल्दी से क्लॉट बन जाएगा तो वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अब देखिए लिम्फ क्या होता है। लिम्फ भी एक इसी तरह का दूसरा फ्लूइड है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इसे लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज जो होती हैं उनके अंदर, उनकी वॉल्स में कुछ पोर्स होते हैं, थ्रू द पोर्स जो कि प्रेजेंट होते हैं कैपिलरीज में। कुछ अमाउंट प्लाज्मा का, प्रोटीन का और ब्लड सेल का वो एस्केप कर जाता है। ठीक है, इनटू इंटरसेलुलर स्पेसेस इन द टिश्यू, जो टिश्यूज़ के बीच में जो इंटरसेलुलर जो जगह खाली होती है उनके बीच में, उनमें से वो बाहर निकल जाते हैं, एस्केप कर जाते हैं, और क्या बनाने के लिए टिश्यू फ्लूइड बना लेते हैं या लिम्फ बना लेते हैं। ये क्या होता है, ये सिमिलर होता है उसी की तरह जो प्लाज्मा था हमारा ब्लड आउट का। ठीक है, जो प्लाज्मा ऑफ ब्लड की तरह, लेकिन कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन। ठीक है, बस फ़र्क इतना सा है कि कलरलेस और उसमें प्रोटीन की अमाउंट कम होती है। लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेस which join to form large lymph vessels that finally open into larger veins. लिम्फ जो है वो ड्रेन्स कर देता है लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर। ड्रेन्स मीन्स बाहर निकालना या ड्रेन आउट कर देना उसको इंटरसेलुलर स्पेसेस से, जो कि मिलकर एक बड़ी लिम्फ वेसल बना लेती हैं और फाइनली वो जाकर एक बड़ी ओपन हो जाती हैं बड़ी वेन्स के अंदर। लिम्फ क्या काम करता है, लिम्फ डाइजेस्टेड जो हमारा और जो एब्जॉर्ब फैट है उसको ले जाने का काम करता है इंटेस्टाइन से, और उसमें से एक्सेस फ्लूइड जो है उसको बाहर निकाल देता है। ज़्यादा लिक्विड है, ज़्यादा फ्लूइड है, उसको बाहर निकाल देता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से वापस बैक इनटू द ब्लड में वापस से उसमें से ब्लड में भेज देता है जो हमारा एक्सेस फ्लूइड होता है उसको। ठीक है, तो ये हमारा था ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। अब एक बार इसका हम पूरा सा ओवरव्यू देख लेते हैं एक रेफरेंस बुक से। ये देखिए ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, हम एक बार थोड़ा जल्द देखते हैं इसका ओवरव्यू। ये फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू है, ये हमने पढ़ा है, जो कि सर्कुलेट्स करता है क्लोज सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स में, जिसमें कि एक लिक्विड फ्लूइड प्लाज्मा होता है, आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं और प्लेटलेट्स होती हैं, हमने देखी है। अडल्ट में अप्रॉक्स 5 to 6 लीटर्स होता है ब्लड।
प्लाज्मा एक स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड है जिसमें 92% वाटर प्रेजेंट है मेनली। ये फूड का, कार्बन डाइऑक्साइड का और नाइट्रोजनस वेस्ट का ट्रांसपोर्ट करते हैं, हमने देखा है। आरबीसीज हमने पढ़ी थी। ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होती है जिसमें आयरन कंटेनिंग होता है, जिसे हम हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं, जो कि हमारे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है मेनली। WBC जो भी हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरियाज, हार्मफुल बैक्टीरियाज एंटर हो जाते हैं तो उनको नष्ट करती है, डिस्ट्रॉय करती है और हमें कोई भी इन्फेक्शन होने से बचाती हैं। और प्लेटलेट्स का तो मैंने आपको बताया कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। ब्लड का क्या फंक्शन है? ब्लड एक तो आपकी रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे कि ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो हीमोग्लोबिन की कैरिड हो जाती हैं, ठीक है, सेल्स में, और CO2 को टिश्यूज़ में फ्रॉम टिश्यूज़ से डिज़ोल्व कर देता है प्लाज्मा फॉर्म में और फिर वो लंग्स तक लेके जाता है। और साथ में कुछ न्यूट्रिएंट्स का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। साथ में जो ट्रांसपोर्टेशन करता है वेस्ट प्रोडक्ट्स का भी, जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिक एसिड, जो कि किडनी के द्वारा कैरी की जाती है। और डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन जो हमने अभी देखा है WBCs का, ये था। अब हमारा मेनली है ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट हमने पढ़ ही लिया है कि ये पंपिंग ऑर्गन है, ठीक है। ये हमारे चेस्ट के मिडिल में लोकेटेड है और टिल्ट्स टूवर्ड, मिडिल में मीन्स थोड़ा सा टिल्टेड है लेफ्ट की तरफ, ओके। हार्ट हमारा मेनली कार्डियक मसल से बना है। 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, ये हमने देखा है। 2 तो अपर चैम्बर जिन्हें हम एट्रिया बोलते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं। 2 नीचे के चैम्बर जो वेंट्रिकल्स होते हैं थोड़े थिक होते हैं, ठीक है। और राइट साइड, राइट और लेफ्ट में हार्ट के सेप्टम द्वारा इनको सेपरेट किया जाता है। एट्रिया और जो वेंट्रिकल्स हैं वो क्या होते हैं, एक अपर्चर हैं जो कि रिमेन्स क्लोज्ड बाय वॉल्स। अभी हमने देखा ना, वॉल्स बने हुए होते हैं, तो ये वॉल से क्लोज्ड रहते हैं। वॉल से इसलिए क्लोज रहते हैं ताकि बैकवर्ड फ्लो ब्लड का नहीं हो सके। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट हो जाते हैं दोनों, और अच्छी खासी हमें अमाउंट में ऑक्सीजन एफिशिएंट सप्लाई हो सके। और हमें जो बर्ड्स एंड मैमल्स हैं उनको हाई एनर्जी नीड्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसके लिए वॉल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एम्फीबियंस और इनमें 3 चैम्बर्ड होते हैं, ठीक है। तो इनके कम्प्लीटली सेपरेट नहीं होते क्योंकि इनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट से चेंज होता रहता है, तो इनका थोड़ा बहुत मिक्स भी हो जाता है ब्लड। फिश में सिर्फ 2 चैम्बर्ड होते हैं, ठीक है, जो कि ब्लड में ऑक्सीजनेटेड तो गिल्स में प्रेजेंट हो जाता है, हार्ट से फिर पंप कर देती है ब्लड उसको सिर्फ और सिर्फ एक बार। आर्टरीज देखिए, आर्टरीज के बारे में, ये वाइड, थोड़ी चौड़ी होती हैं, मोटी होती हैं, और ये अच्छा ब्लड या जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है उसको ले जाती है हार्ट से बाकी के टिश्यूज़ या बाकी के बॉडी पार्ट्स में। इनके वॉल्स नहीं होती। ब्लड फ्लोज हमेशा अंडर प्रेशर, उनके अंडर प्रेशर में इनमें फ्लो करता है ब्लड। आर्टरीज डीप सीटेड होती हैं, ये लाइन ज़रूरत भी नहीं है इसकी आपको कोई ज़्यादा। वेन्स जो होती हैं वो थिन होती हैं, इसकी जस्ट अपोजिट। इसमें वॉल्स नहीं थे तो इसमें वॉल्स प्रेजेंट हैं। ये ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके जाती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। ब्लड इसके अंदर स्लोली जो है वो फ्लोज करता है, और ये सुपरफिशियल होती है, मीन्स क्लोज टू द स्किन। कैपिलरीज जो होती हैं वो आर्टरीज को डिवाइड करती रहती है रिपीटेडली, लगातार, ताकि उसमें बहुत पतली पतली थिन वॉल्ड वेसल्स बन जाएं, जिन्हें हम कैपिलरीज बोलते हैं। इसमें मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है ब्लड के बीच में और सेल्स के बीच में, ठीक है। और कैपिलरीज फिर एक साथ मिलके किसको ज्वाइन करके क्या बना लेती है, वेन्स का फॉर्मेशन कर लेती है। हार्ट देखो कैसे फंक्शन करता है, बाकी हमने देख लिया है, पर मैं एक बार आपको थोड़ा सा इसको शॉर्ट फॉर्म में जो एक्सप्लेन कर रही हूँ। कार्डियक जो सेल्स है उसमें एक हार्ट बीट होती है, मीन्स एक साइकिल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। सुपीरियर और जो इन्फीरियर वेना कावा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है राइट एट्रियम से। जब ये राइट एट्रियम फुल हो जाता है ब्लड से तो कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, जिससे कि वॉल्स ओपन हो जाती हैं आपकी, और ब्लड को फोर्स किया जाता है राइट वेंट्रिकल में नीचे भेज दिया जाता है। फिर वो राइट वेंट्रिकल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरीज में चला जाएगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिच ब्लड है उसको ही कैरी करती हैं, उसको ही लेती हैं। फिर ये ब्लड लंग्स में जाएगा और वहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होगा, और इस ब्लड को भी क्लियर किया जाएगा, डिफ्यूज़ किया जाएगा, और इसको ऑक्सीजनेटेड बनाया जाएगा। फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आता है हमारे हार्ट से, हमें पता है, पल्मोनरी वेन्स के हेल्प से। ये सिर्फ और सिर्फ
ऑक्सीजन रिच ब्लड को ही कैरी करती हैं लेफ्ट एट्रियम से। जब लेफ्ट ऑरिकल जब ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेफ्ट एट्रियम बोल सकते हैं आप इसको, तो फिर ये नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है और वॉल की यहाँ पे ओपनिंग होती है। ओके, तो कॉन्ट्रैक्शन लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड में पंप किया जाना सबसे लार्जेस्ट आर्टरी में मीन्स आउटा एंड इज कैरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और ये बाकी का यहाँ से बॉडी पार्ट्स में भेज दिया जाता है। तो इसका क्या मतलब, यहाँ पे हमारे पास ब्लड 2 बार आता है, तो क्योंकि ब्लड पास होता है हार्ट से 2 बार एक ही साइकिल में, इसलिए डबल सर्कुलेशन बोला जाता है इसको। इसमें ध्यान रखा जाता है कि इसमें कंप्लीट सेग्रीगेशन है, सेपरेशन है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग, एक अलग चैम्बर, उनका एक अलग पोर्शन है लेफ्ट से, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट से आता है, इसलिए डबल सर्कुलेशन इनमें बोला जाता है। तो हमारे ह्यूमन बींग्स में किस टाइप का सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो ये हमने कंप्लीट किया है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो हम अर्लियर भी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे प्लांट्स जो हैं वो सिंपल कंपाउंड्स को, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसाइज एनर्जी स्टोर्ड इन देयर क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स नेमली लीव्स, जो कि मेनली क्या होती है, पत्तियाँ ही करती हैं खाने, फोटोसिंथेसाइज करना एनर्जी को और फूड मेकिंग करना, और बाकी की जो रॉ मटेरियल्स है जो प्लांट को बिल्ड करने के लिए चाहिए उनको भी वो अलग अलग टेकअप करता है। जैसे देखेंगे अब, जैसे प्लांट्स हैं तो उसमें सॉइल सबसे नियरेस्ट और रिचर सोर्स है रॉ मटेरियल का, क्योंकि हम हर चीज़ किस में डालते हैं, खाद हो कुछ भी हो हम मिट्टी में डालते हैं, मीन्स उसकी जड़ों में या फिर सॉइल में डालते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन डाल दिया, फॉस्फोरस, अदर मिनरल्स, यूरिया का छिड़काव कर रहे हैं हम, ठीक है, फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, मैन्योर डाल रहे हैं, सब कहाँ डालते हैं, सॉइल में। एब्जॉर्प्शन इन सब्सटेंस का, तो ये यहाँ से एब्जॉर्प्शन करती हैं सॉइल के कांटेक्ट में आके, जो कि रूट्स नेमली जड़ें यहाँ से पानी, खाद, मिट्टी से ही सारा एब्जॉर्ब करती हैं। अगर डिस्टेंस सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन्स का और क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स का थोड़ा है या कम है तो ईजिली एनर्जी और रॉ मटेरियल्स पहुँच जाएंगी सारे बॉडी पार्ट्स में। लेकिन अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चेंजेस लाने पड़ेंगे प्लांट की कुछ बॉडी डिज़ाइन में। ठीक है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस वहाँ पे इतना सफिशिएंट नहीं है कि आप उसको रूट से पूरे लीफ तक या फिर और बॉडी पार्ट्स तक उसको पहुँचा सको। तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन की नीड होती है, जो कि एसेंशियल होती है ऐसे सिचुएशन, ऐसी कंडीशन में। एनर्जी जो है वो अलग अलग डिफरेंट बॉडी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग अलग अलग नीड की होती है। ठीक है, जैसे प्लांट डू नॉट मूव, प्लांट तो चल नहीं सकते, और प्लांट बॉडीज़ में एक लार्ज प्रोपोर्शन होता है डेड सेल्स का इन मैनी टिश्यूज़। बहुत सारे टिश्यूज़ में डेड सेल की जो अमाउंट है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से प्लांट हैव लो एनर्जी नीड्स। तो प्लांट को एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है, क्योंकि बाकी की तो कुछ तो डेड सेल्स हैं, और वो यूज़ करती है रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो वो कैसा सिस्टम को फॉलो करते हैं, स्लो, धीरे धीरे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। Distances over which transport system have to operate, however, can be very large in plants such as very tall trees. जो बड़े पेड़ पौधे हैं उनमें तो जो ट्रांसपोर्टेशन है उनको बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनमें डिस्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि वो पेड़ अब बड़ा हो चुका है। तो इतनी ऊपर तक उस चीज़ को सप्लाई करना, उस चीज़ को हमें पहुँचाना थोड़ा सा टिपिकल प्रोसेस है। तो यहाँ से अब देखते हैं हम कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो अब वाटर है सबसे पहले, तो हम वाटर का कैसे ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो एक जाइलम नाम का एक टिश्यू होता है, वेसल्स होती हैं, ट्रेकियार्ड्स होती हैं ऑफ द रूट्स में, स्टेम और लीव्स, जो कि एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, इंटरकनेक्टेड रहती हैं, और एक लगातार एक कंटिन्यूस सिस्टम बनाए रखती हैं वाटर कंडक्टिंग चैनल्स का, जो कि हर एक पार्ट में पहुँचाना है किसके, प्लांट की। ओके, तो रूट से क्या होती हैं, ये सेल्स कांटेक्ट में आती हैं मिट्टी के, फिर ये यहाँ से आयंस लेके जाती हैं, एक्टिवली चार्ज या एक्टिवली उन आयंस को लेती हैं, जिसकी वजह से कुछ डिफरेंस क्रिएट हो जाता है रूट में और मिट्टी में। क्योंकि अभी तक तो मिट्टी में ज़्यादा, मिट्टी और रूट में आयंस की अमाउंट था, फिर एक इनके बीच में जैसे ही आयंस लेके जाएंगी तो किसी में अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, एक में अमाउंट डिक्रीज़ हो जाएगी। तो उससे क्या होता है, सो वाटर देयरफॉर moves into the root from the soil to eliminate this difference। तो उससे क्या है, पानी जो है
वो कहाँ से मूव्स इनटू द रूट, रूट में चला जाएगा मिट्टी से, और इस डिफरेंस को वो एलिमिनेट, ख़त्म कर देगा, हटा देगा। इसका मतलब अब जो वाटर का मूवमेंट है वो बहुत ही स्टीडी मूवमेंट होगा, धीरे धीरे मूवमेंट होगा उनके रूट जाइलम में, जिसकी वजह से एक कॉलम ऑफ वाटर क्रिएट हो जाता है जो कि आगे धीरे 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 ऊपर की तरफ पुश करता रहता है। तो इससे हमें यहाँ से एक चीज़ समझ में आई कि जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट के अंदर वो किसकी हेल्प से किया जाता है, जाइलम की हेल्प से। तो एक जाइलम नाम का एक यहाँ पे टिश्यू प्रेजेंट होता है प्लांट में जो कि मेनली वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है। However, this pressure by itself is unlikely to be enough to move water over the heights that we commonly see in plant. लेकिन अकेला ये जो प्रेशर है जाइलम प्रेशर या ये अकेला जो टिश्यू का प्रेशर है ये इतना सफिशिएंट नहीं है कि इतने लंबे हाइट में प्लांट में मूव करना। तो अब प्लांट एक और दूसरा मेथड अपनाएगा, स्ट्रेटजी अपनाएगा पानी को मूव करने के लिए ऊपर की तरफ हाईएस्ट पॉइंट में। वो हम देखते हैं क्या अपनाता है वो। तो उसके लिए क्या करना है, प्रोवाइडेड करना है दैट द प्लांट हैज़ एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर। पहली चीज़ तो आपको ये देखनी है कि प्लांट में बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में पानी की सप्लाई होनी चाहिए। फिर जो वाटर लॉस्ट होता है स्टोमाटा से वो रिप्लेस होना चाहिए वाटर थ्रू जाइलम वेसल्स इन द लीफ। जो पानी अभी स्टोमाटा से या ट्रांसपिरेशन की फॉर्म में जो पानी लॉस हो रहा था उसका पूरा रिप्लेस होना चाहिए जाइलम वेसल्स से। आपको पूरा उतनी उसकी पूर्ति करनी है। इनफैक्ट क्या होता है, जो इवापोरेशन होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का सेल्स ऑफ अ लीफ से वो एक सक्सेशन प्रेशर क्रिएट करती है जिससे पानी को वो ऊपर की तरफ खींचती हैं। जाइलम सेल्स ऑफ रूट ऊपर की तरफ लेंगे, एक सक्शन प्रेशर क्रिएट किया जाता है। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर मीन्स भाप। तो पानी का जो भाप के रूप में जो लॉस होता है फ्रॉम द एरियल प्लांट्स ऑफ द प्लांट इज़ नोन एज ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे तो आपको बताना है कि पानी का लॉस होना भाप के रूप में। अब जैसे सपोज गर्मी चल रही है अभी, तो अभी जो पत्तियों में हम पानी डालते हैं तो पत्तियाँ क्या कर लेती हैं, पत्तियों में या जड़ों में हम जो अभी पानी दे रहे हैं वो पानी क्या हो रहा है, भाप बन के ऊपर उठ जा रहा है, ठीक है, वेपर्स के फॉर्म में सन रेज की हेल्प से। तो इसलिए स्पेशली ध्यान रखना है जब भी हमें पानी डालना है तो हमें सीधा जैसे दोपहर का आफ्टर 8 to 9 o'clock के बाद सुबह मॉर्निंग में से लेकर 6 to 7 o'clock कभी भी पानी मत डालिए, क्योंकि उस टाइम अगर आप पानी डाल रहे हैं इसका मतलब आप सीधा सीधा प्लांट की मृत्यु या उसकी डेथ को बुलावा दे रहे हैं, प्लांट की डेथ को बुला रहे हैं आप अगर सपोज इस टाइम पीरियड में पानी डाल रहे हैं। क्योंकि इस टाइम पे आप पानी डालोगे सन रेज गिर रही हैं, ऑटोमेटिकली वो पानी रूट्स नहीं एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी, तब तक तो सन जो रेज गिर रही हैं वो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली वो वेपर के रूप में ऊपर उड़ जाएगा। तो प्लांट को तो पानी मिला ही नहीं, और जो बल्कि मिला हुआ था पहले से था वो और प्लांट का ऊपर वेपर की फॉर्म में उड़ गया। तो इसीलिए कभी भी पानी डालना हो पेड़ों को स्पेशली इन समर सीज़न तो आपको ध्यान रखना है कि 7 o'clock शाम को इवनिंग के बाद से लेकर आप रात तक डाल सकते हैं, और फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग मीन्स 7 o'clock से पहले डालिए, ठीक है। तो ये होता है ट्रांसपिरेशन। ओके, सो दस ट्रांसपिरेशन हेल्प किस में हेल्प करता है, हमें एब्जॉर्प्शन में, और जो अपवर्ड मूवमेंट होता है वाटर और मिनरल्स का वो डिजॉल्व फॉर्म में रूट से लीव्स तक ले जाता है। साथ में टेम्परेचर का रेगुलेशन भी करता है, मीन्स पानी का लॉस करके वो थोड़ा सा पेड़ों को ठंडक भी देता है। तो इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एट नाइट। रूट जो प्रेशर का जो इफेक्ट है वो रात में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि दिन में तो जो स्टोमाटा होते हैं वो खुले रहते हैं। तो अभी मैंने समझाया, तो दिन में स्टोमाटा खुलने इसका मतलब ट्रांसपिरेशन तो बहुत बड़े स्केल पे चल रहा है, मेजर मीन्स बड़े स्केल पे हो रहा है ट्रांसपिरेशन। तो इसलिए रात के टाइम पे स्टोमाटा क्लोज रहते हैं तो आप वहाँ से पानी का लॉस भी कम होता है। तो ये तो हमने देखा कि कैसे पानी का हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं प्लांट्स में जाइलम की हेल्प से, और जाइलम वेसल्स जो होती हैं या इनकी हेल्प से ऊपर की तरफ पानी ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब हम देखेंगे फूड और अदर सब्सटेंस का हम कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं।
सो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस। सो आपने ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और मिनरल्स तो देख लिया है। अब हम देखेंगे कि प्रोडक्ट्स जो होते हैं कैसे, हाउ द प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस पर्टिकुलरली जो फोटोसिंथेसिस में वो आर मूव फ्रॉम लीव्स, कैसे वो लीव्स के द्वारा और बाकी पार्ट्स में कैसे मूव किए जाते हैं, कहाँ कहाँ वो बनते हैं और कैसे उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये जो ट्रांसपोर्ट है सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स, सॉल्यूबल मीन्स जो पानी में घुल जाते हैं ऐसे प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस के, उन्हें हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन एंड इट अकर्स इन द पार्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम। तो ये जो सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स हैं, सॉल्यूबल जो पानी में घुलने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं फोटोसिंथेसिस के, वो क्या हो जाते हैं, उनको बोला जाता है ट्रांसलोकेशन। और ये वेस्कुलर टिश्यू नाम का एक पार्ट होता है जिसे हम फ्लोएम बोलते हैं, उसमें ये पाए जाते हैं। इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स हमारे फोटोसिंथेसिस के, तो फ्लोएम जो है वो अमीनो एसिड का भी ट्रांसपोर्ट करता है और बाकी सब्सटेंस का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। इसमें इन सब्सटेंस में स्पेशली क्या डिलीवर किए जाते हैं, टू द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ फ्रूट, मीन्स जहाँ जहाँ वो खाने को स्टोर कर सकते हैं वहाँ वहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है। लीव्स में खाना बना तो लीव्स में तो स्टोर होगा, और बाकी फिर रूट्स में भेज देते हैं खाने को स्टोर करने के लिए, फ्रूट्स में भेज दिया जाता है, एंड सीड्स पार्ट में जो ग्रोइंग ऑर्गन्स हैं। ओके जैसे अपन को पता है कि हम शुगर केन का क्या खाते हैं, स्टेम, तो मीन्स उसका जो मेन पार्ट था वो आपने स्टेम के फॉर्म में उसको खाने को स्टोर किया था उसका, ठीक है। ऐसे ही हम किसी की रूट्स खाते हैं, जैसे कैरेट की फॉर एग्जांपल, रेडिश की, तो इनका जो मेनली जो फूड बना था वो हमने किसकी फॉर्म में स्टोर किया है, रूट की फॉर्म में। आया समझ में। सो द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन द सीव ट्यूब्स। तो ये ट्रांसलोकेशन जो है फूड का और बाकी सब्सटेंस का सीव ट्यूब्स में प्लेस लेता है, किसकी हेल्प से, कुछ एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स होती हैं, ठीक है। ये आपको समझ नहीं आ रही होंगी सीव ट्यूब्स क्या होती हैं, एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स, ठीक है। कुछ तो आप पढ़ चुके हैं इसको आप पहली क्लासेस में, अगर आप रिमेंबर हो तो दोनों अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वाटर का हमने सिर्फ देखा था कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। ये जो है फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, क्योंकि लीफ से वापस उसको रूट में लाना है फूड, तो नीचे आएगा, ठीक है, और अपवर्ड में तो और ऊपर तक उसको आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। अभी अनलाइक ट्रांसपोर्ट इन जाइलम, जो कि लार्जली एक्सप्लेन था सिंपल फिजिकल प्रोसेस से, मीन्स जिसमें ट्रांसलोकेशन फ्लोएम जो है वो अचीव्ड होता है, मीन्स जो आपने देखा था जाइलम वो सिंपल था, सिंपल फिजिकल फोर्सेस लग के उसमें आप उसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहे थे। लेकिन फ्लोएम के केस में ऐसा नहीं हो। फ्लोएम के केस में क्या है कि जो मटेरियल्स हैं जैसे कि सुक्रोज हैं, सुक्रोज एक तरह का शुगर होती है ना, तो वो ट्रांसपोर्ट की जाती है फ्लोएम टिश्यू में एनर्जी को यूज़ करके एटीपी से। इससे क्या होता है, इससे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट, जिसकी वजह से जो पानी है वो अंदर की तरफ मूव करता है। इस प्रेशर को मूव करने के लिए दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यूज़। इस प्रेशर से जो मटेरियल है वो कहाँ, फ्लोएम से कहाँ मूव करता है, टिश्यूज़ में, जिसका प्रेशर कम होता है, मीन्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रहा है। और साथ में अलाउ करता है फ्लोएम को मूव करने के लिए मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट नीड, कि प्लांट की किस अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है, किस अकॉर्डिंग नीड है, उसके अकॉर्डिंग आप मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्प्रिंग में शुगर जो है वो रूट या स्टेम टिश्यू में ट्रांसपोर्ट की जाती, वुड बी ट्रांसपोर्ट टू द बर्ड्स विच नीड एनर्जी टू ग्रो। स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, जो शुगर अभी आपके रूट या स्टेम टिश्यू में स्टोर थी उसको ट्रांसपोर्ट करना है कलियों में, क्योंकि उस वक्त कलियाँ खिल रही होती हैं, नए नए फूल आने होते हैं, तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है कलियों को। तो ये यहाँ से ये एनर्जी किस में ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है, बर्ड्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक 4 वो कंप्लीट किया है। सिर्फ एक चैप्टर का इसका लास्ट टॉपिक बचता है जो कि है एक्सक्रीशन, फिर उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको धीरे धीरे पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा, सब कुछ ईजीली अंडरस्टैंड हो गया, ठीक है। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके उस मैसेज की ज़रूर रिप्लाई दूंगी। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर का, देन फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ आपको यहाँ तक पूरा समझ आया होगा, ठीक है।
चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक, आपके लिए एक लाइक होता है लेकिन हमारे लिए वो एक मोटिवेशन की तरह काम करता है। आपके लाइक से हम और ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाएंगे और ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए और अच्छे वीडियोस लेके आएंगे। सो आपके लिए एक लाइक करना कोई बड़ा टास्क नहीं है, ठीक है। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ठीक है। यही हम होप करते हैं। और so we'll end today's class here. Thank you.